वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। मेरा नाम है कृष्णा राजपूत और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड में डिफरेंसेस। यानी कि हम आज आपको बताने वाले हैं कि सिलेक्टिव हर्बिसाइड और नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड में डिफरेंस क्या है और इनको कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पे नहीं अप्लाई करना चाहिए और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं कि सिलेक्टिव हर्बिसाइड, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड या इनसे रिलेटेड जो टर्म यूज़ होते हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो हम इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे और अगर आप इसको फील्ड में भी अप्लाई करते हो तो उसके बेसिस पे भी हम आपको बताएंगे। तो क्या करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है। छोटा वीडियो होने वाला है, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगा। तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इसी तरह के वीडियो आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ऑलरेडी हमने नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी हमने अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ पर आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेक्टिव हर्बिसाइड और नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड एक्चुअली है क्या। तो पहले हम बात कर लेते हैं सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या है, फिर हम बताएंगे आपको नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। तो पहले हम बताएंगे सिलेक्टिव हर्बिसाइड। ठीक है, तो देखिए सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या है, जो सिलेक्टिव प्लांट को ही किल करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिलेक्टिव हर्बिसाइड कहलाते हैं। या आप ऐसे लिख सकते हो, किल्स फ्यू प्लांट्स और स्पीसीज स्पीसीज। यानी कि ये कुछ ही प्लांट को किल करते हैं, फ्यू प्लांट को या स्पीसीज को किल करते हैं। ठीक है, हाँ, तो वो आपके क्या कहलाते हैं कि सिलेक्टिव हर्बिसाइड कहलाते हैं। या ग्रुप ऑफ प्लांट यहाँ पे लिख सकते हो, ग्रुप ऑफ प्लांट्स, यानी कुछ ही प्लांट्स के ग्रुप को किल करते हैं, ऐसे कह सकते हो। वो क्या कहलाते हैं, आपके सिलेक्टिव हर्बिसाइड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम आपको बताते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर हम 2,4-D की बात करें, 2,4-D, तो 2,4-D जो है ब्रॉड लीव वीड किलर है। ब्रॉड लीव वीड किलर है। ये क्या करता है, ये नैरो लीव्ड वीड को नहीं किल कर पाता, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडली वीड को किल करता है। यानी कि अगर हम इसे स्टैंडिंग क्रॉप में अप्लाई करें, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो हम अगर वीट में अप्लाई करें तो ये चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार होंगे, इसमें जितने भी वीड होंगे वो सबको किल कर देगा और इनको क्या कहे, बाकी क्रॉप जो है वो बच जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तो सिलेक्टिव हर्बिसाइड वो हर्बिसाइड जो कुछ ही प्लांट को या कुछ ही स्पीसीज को या कुछ ही प्लांट के ग्रुप को किल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके सिलेक्टिव हर्बिसाइड कहलाते हैं। ठीक है, और भी इसमें चीजें हम समझेंगे। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि ये कहां पर अप्लाई करेंगे हम, जैसे हमने बताया भी था कि इसमें क्या क्या हम बताएंगे, तो हम ये कह सकते हैं ये रिकमेंड किए जाते हैं स्टैंडिंग क्रॉप के लिए। कितने, कहां पर, स्टैंडिंग क्रॉप। तो इसे आप लिख सकते हो रिकमेंडेड फॉर स्टैंडिंग क्रॉप और OR और क्रॉप्ड एरिया। या ये यहां पर कहां पर अप्लाई किए जाएंगे, क्रॉप्ड एरिया में। सिंपल है, क्रॉप्ड एरिया में। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप में अप्लाई कर सकते हो, क्रॉप्ड एरिया में। ये जनरली क्या होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं। कैसे होते हैं, रिकमेंडेड, सही कर लेंगे स्पेलिंग रिकमेंडेड की, यहां पर रिकमेंडेड। ठीक है, ये होगी पूरी। ठीक है, रिकमेंडेड। और ये हम बताएंगे कि नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं जनरली। ये नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब है, जब ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी हो सकते हैं, इट मे बी नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इन जनरल ये नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब है कंट्रोल ऑफ रेंज। कंट्रोल की रेंज क्या है, मतलब कि कितनी रेंज तक ये वीड को कंट्रोल कर रहा है, मतलब कितनी स्पीसीज को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि ये अगर ब्रॉड लीव वीड किलर है, ब्रॉड लीव वीड किलर हैं, तो ये सिर्फ ब्रॉडली वीड को मारेंगे। नैरो लीव्ड वीड किलर हो सकते हैं, ग्रास किलर हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं। यानी कि ये सभी स्पीसीज को किल नहीं करते, सिंपल है। अब देखिए, अब आपके दिमाग में होगा, सर की एक बात बताओ, क्या सिलेक्टिव हर्बिसाइड नॉन सिलेक्टिव हो सकता है? तो आपका आंसर होना चाहिए यस। सिलेक्टिव हर्बिसाइड जो है नॉन सिलेक्टिव हो सकता है, तो इट मे बी नॉन सिलेक्टिव। ठीक है, नॉन सिलेक्टिव हो सकता है, लेकिन अब एक चीज और समझो कि जो सिलेक्टिविटी है, हर्बिसाइड की जो सिलेक्टिविटी है, ये डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड्स ऑन या कैसी होती है, ऐसे समझ लो इसकी सिलेक्टिविटी डोज डिपेंडेंट होती है। डोज डिपेंडेंट मतलब कि कहने का ये है कि एक पर्टिकुलर डोज पे ये हर्बिसाइड सिलेक्टिव हो सकता है, और अगर हम डोज बढ़ा देते हैं ये नॉन सिलेक्टिव का काम करने लगता है। फॉर एग्जांपल 1.5 kg पर हेक्टेयर एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम एट्राजिन को अप्लाई करें
तो ये किसका काम करता है? सिलेक्टिव का काम करता है। और इसी की डोज हम बढ़ा के कर दें 10 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, तो ये नॉन सेलेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है? नॉन सेलेक्टिव का काम करता है। तो ये डोज डिपेंडेंट होती है। दूसरी बात क्रॉप डिपेंडेंट होती है। क्रॉप डिपेंडेंट का मतलब है, फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे हमने कहा 2,4-D जो है ये सिलेक्टिव है वीट के लिए, मतलब कि वीट को किल नहीं करेगी, राइस को किल नहीं करेगी। लेकिन अगर यही 2,4-D आप पल्सेस में अप्लाई कर दो, ये पल्सेस को भी किल कर देती है। तो देखो क्रॉप डिपेंडेंट है, यानी कि कोई एक हर्बिसाइड एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए सिलेक्टिव हो सकता है। तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक के लिए सिलेक्टिव है तो ये सभी के लिए सिलेक्टिव होगा। इज दैट क्लियर? तो ये आप याद रखेंगे कि क्रॉप डिपेंडेंट हो सकती है। इसके बाद क्रॉप वैरायटी डिपेंडेंट, इस पे भी भाई वैरायटी पे भी डिपेंड करता है। एक और समझ लो, इसका एग्जांपल हम आपको समझा देते हैं। वीट की कुछ वैरायटी आप लोगों ने सुनी होंगी, जैसे एक सुनी होगी कुंदन और एक सुनी होगी HD 2009, ये वैरायटी आप फेमस वैरायटीज हैं। ये क्या होती है? 2,4-D के प्रति सेंसिटिव होती है। 2,4-D सेंसिटिव वैरायटीज हैं, मतलब कि अगर हम इनमें 2,4-D अप्लाई कर देते हैं तो इनमें एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसको कहते हैं मालफॉर्मेशन डिसऑर्डर या डिजीज। मालफॉर्मेशन डिजीज हो जाता है, जो कि मैंगो में जनरल सुना होगा, लेकिन वीट में भी हो जाता है, कुछ वैरायटीज में हो जाता है। फॉर एग्जांपल कुंदन और HD 2009। तो ये क्या है? क्रॉप वैरायटी डिपेंडेंट है। दूसरी है क्रॉप स्टेज डिपेंडेंट, ये भी है। क्रॉप स्टेज डिपेंडेंट भी हो सकती है जो सिलेक्टिविटी है, क्रॉप स्टेज डिपेंडेंट। अब इसको कैसे समझोगे? इसको भी हम एक एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एक कॉटन सुना होगा जिसका नाम है RR कॉटन। क्या है? RR कॉटन। RR कॉटन जो है, RR कॉटन इन जनरल क्या होता है? ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंट कॉटन है। इसके बारे में एक हम फुल वीडियो बनाएंगे, ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंट, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंट है वेजिटेटिव स्टेज पे, यानी कि अगर हम ग्लाइफोसेट को अप्लाई करते हैं RR कॉटन में किस स्टेज पे? वेजिटेटिव स्टेज पे, तभी जो है ग्लाइफोसेट काम नहीं करेगा। अगर हम इसको रिप्रोडक्टिव यानी कि फ्लावरिंग पे अप्लाई कर देते हैं, ग्लाइफोसेट सबको किल कर देता है। मतलब कि ये सिलेक्टिव का काम कब करेगा? ग्लाइफोसेट सिलेक्टिव का काम करेगा कब? जब वेजिटेटिव स्टेज पे। देखो ये हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी हर्बिसाइड सिलेक्टिव भी हो सकता है, नॉन सिलेक्टिव भी होता है। सिलेक्टिविटी जो है वो स्टेज पे भी डिपेंड करती है। तो देखो अगर ग्लाइफोसेट को देखा जाए तो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, लेकिन अगर RR कॉटन में देखा जाए तो RR कॉटन की वेजिटेटिव स्टेज पे ये सिलेक्टिव का काम करता है, बाकी लेटर स्टेज पे ये नॉन सिलेक्टिव का काम करता है। तो सिंपल सी बात आपको समझनी है। तो ये हो गए आपके सिलेक्टिव हर्बिसाइड। सिलेक्टिव हर्बिसाइड फ्यू स्पीसीज को ही किल करते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया है कि क्या बताया है कि ये जो है रिकमेंड किए जाते हैं कहाँ पर? स्टैंडिंग क्रॉप के लिए या क्रॉप्ड एरिया में। अब हम बात करते हैं, इसके एग्जांपल समझ लो। एग्जांपल में 2,4-D आइसोप्रोट्यूरान, 2,4-D आइसोप्रोट्यूरान, ठीक है, आइसोप्रोट्यूरान एंड प्रेटिला क्लोर। बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे एट्राजिन, सिमाजिन, मैट्रीब्यूजिन, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं? असेलेक्टिव हर्बिसाइड के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड की। किसकी? नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। इसको भी ध्यान से सुनना है। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड एक्चुअली क्या है? नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, देखिए नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड क्या है? ऐसे हर्बिसाइड जो सभी स्पीसीज को किल कर देते हैं। तो लिख सकते हो किल्स ऑल स्पीसीज और ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट्स, यानी कि ये सभी को किल कर देते हैं जो इनके कांटेक्ट में आता है या जिन पे भी ये पड़ते हैं, ये सभी को किल कर देते हैं। तो इसीलिए ये रिकमेंड नहीं किए जाते। कहां पे रिकमेंड नहीं करते हैं? तो याद रखना क्रॉप्ड एरिया में। तो नॉट रिकमेंडेड फॉर क्रॉप्ड एरिया और स्टैंडिंग क्रॉप। यस, स्टैंडिंग क्रॉप हम स्टैंडिंग क्रॉप में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते। उसकी एक कंडीशन है। अगर हम कब अप्लाई करेंगे? ध्यान से सुनो। जब क्रॉप रो में सोई की गई है, क्रॉप की सोइंग रो में की गई हो, ठीक, और वाइड स्पेसिंग क्रॉप हो। फॉर एग्जांपल कॉटन में कर सकते हो आप,
कॉटन में कर सकते हैं, सपोज दैट ये कॉटन है, कॉटन को ग्रो किया है। अब कॉटन एक वाइड स्पेसिंग क्रॉप है, अब हमने वाइड स्पेसिंग, मान लो ये हमने स्पेसिंग देख ली, ठीक। अब यहाँ पर अब आप एक चीज़ देखोगे तो स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, इसमें भी वीड की प्रॉब्लम होगी, ठीक। अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं हर्बिसाइड तो कोई दिक्कत है नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। ड्रिफ्ट का मतलब है तेज हवा चल गई, हम हर्बिसाइड तो इसमें अप्लाई कर रहे थे इंटररो स्पेस में, लेकिन हवा चलने से क्या हो, ये मेन क्रॉप में पहुंच गया, तो मेन क्रॉप को क्या कर देगा, अफेक्ट कर देगा। तो उसके लिए एक मेथड है अप्लाई करने का, प्रोटेक्टेड स्प्रे। प्रोटेक्टेड स्प्रे, प्रोटेक्टेड स्प्रे में क्या होगा, हम प्रोटेक्शन सील्ड यूज करेंगे। प्रोटेक्शन सील्ड का मतलब है यहां पर हम कोई भी पॉलीथीन लगा देंगे, कोई इस तरह का बैरियर लगा देंगे जिससे कि ये हर्बिसाइड अगर मान लो ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम हो, हवा की वजह से इसमें पहुंच भी जाता है तो अफेक्ट ना करे। बात समझ आ रही है? तो ये रिकमेंड किए जा सकते हैं या स्टैंडिंग क्रॉप में अप्लाई किए जा सकते हैं। शर्त ये है कि सर वो क्रॉप जो है, पहली बात तो रो में सोइंग की गई हो उसकी, और दूसरी बात उसमें प्रोटेक्शन सील्ड या हम स्प्रे करेंगे प्रोटेक्टेड स्प्रे। इज दैट क्लियर? ठीक। तो अब सर आपके दिमाग में होगा कि अगर हम इसे स्टैंडिंग क्रॉप में अप्लाई नहीं करेंगे तो करेंगे कहां? तो हम ये कह सकते हैं इनको हम अप्लाई करेंगे कहां पर, नॉन क्रॉप्ड एरिया में। तो रिकमेंडेड फॉर नॉन क्रॉप्ड एरिया लिख सकते हो इसे, रिकमेंडेड फॉर नॉन क्रॉप्ड एरिया। नॉन क्रॉप्ड एरिया जैसे रोड साइड अराउंड द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के अराउंड करेंगे हम, है ना। इरिगेशन चैनल में अप्लाई कर सकते हो, इरिगेशन चैनल्स में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये है इरिगेशन चैनल्स। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो गया कि कहां पर अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, ये कैसे होते हैं, हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एक चीज और हम बताते हैं आपको कि हम अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम किसी फील्ड में लगातार अप्लाई करते हैं तो वीड फ्लोरा शिफ्ट की प्रॉब्लम नहीं बढ़ती है, लेकिन अगर हम नैरो स्पेक्ट्रम का अप्लाई करते हैं तो वीड फ्लोरा शिफ्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वीड फ्लोरा शिफ्ट क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में इसको बता देंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझ लो, जैसे एग्जाम्पल पिक्लोरम है, एमीट्रॉल, ठीक है। ग्लाइफोसेट है, ये फेमस है, ग्लाइफोसेट, अमोनियम सल्फामेट, क्लियर, और ग्लूफोसिनेट अमोनियम, ठीक है, ये हो गया। एंड अनदर इज पैराक्वेट एंड डाइक्वेट। ये जो है ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं? ये आपके एग्जाम्पल हैं किसके? ये आपके नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड के एग्जाम्पल हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। हाँ, क्लियर है? चलिए, हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपके अच्छा, अमोनियम सल्फेट को ना हटा देना आप थोड़ा, अमोनियम सल्फेट नहीं, यहाँ सोडियम क्लोराइड कर लेना। सोडियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम क्लोराइड कर लेना। यहाँ पर फिनैक हो सकता है, फिनैक या क्लोरफिनैक ये हो सकता है, या इसके अलावा और भी हो सकते हैं जैसे मैथम, ये भी नॉन सेलेक्टिव है, ये हटा देना। अमोनियम सल्फेट, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड कर लेना। तो ये आपके हर्बिसाइड जो हो गए वो क्या हो गए? नॉन सेलेक्टिव हो गए। अब हम जैसे वीड फ्लोरा शिफ्ट हम बता रहे थे, वीड फ्लोरा शिफ्ट क्या होता है? वीड फ्लोरा शिफ्ट का मतलब है कि ये किसकी वजह से होता है, याद रखो। वीड फ्लोरा शिफ्ट होता है जनरली नैरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड जब हम अप्लाई करते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम, या जब हम सिलेक्टिव हर्बिसाइड को अप्लाई करते हैं। जब हम सिलेक्टिव हर्बिसाइड को किसी फील्ड में लगातार अप्लाई करते हैं तो वीड फ्लोरा शिफ्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। देखो समझो इस बात को। फॉर एग्जांपल ये कोई फील्ड है, इसमें ग्रासेस की प्रॉब्लम थी या ब्रॉड लीफ वीड की प्रॉब्लम थी, ऐसे समझ लो। यहाँ पर ब्रॉड लीफ वीड की प्रॉब्लम थी, तो इसमें हमने ब्रॉड लीफ वीड को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, हम नैरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड यूज करने लगे। हमने इसको किल करने के लिए 2,4-D यूज किया, मैंने 2,4-D। जब हमने 2,4-D यूज किया तो ये 2,4-D क्या करेगा, सिर्फ ब्रॉड लीफ वीड को मारेगा, ग्रासेस को नहीं मारेगा। यानी कि ग्रासेस किल नहीं हो रही हैं, मान लो सेज किल नहीं हो रही है, इससे सेज किल नहीं। सब फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, कोई एक हमने पर्टिकुलर वीड को कंट्रोल करने के लिए एक हर्बिसाइड यूज किया, तो अब ये क्या करेगा, उसी वीड को मारेगा, लेकिन इस फील्ड में क्या होगा, ग्रासेस और सेज की प्रॉब्लम बढ़ने लगेगी। तो जब ग्रासेस और सेज की प्रॉब्लम बढ़ने लगेगी, तो अब ऐसे समझो कि जब हमने ये हर्बिसाइड इसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया था, तो ये तो कंट्रोल हो गया, ये तो खत्म हो गया फील्ड में, लेकिन इनकी प्रॉब्लम बढ़ गई।
इसी को कहते हैं वीड फ्लोरा शिफ्ट। यानी कि पहले हमारे फील्ड में किसी और वीड की प्रॉब्लम होती थी, हमने नैरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड यूज कर करके दूसरे वीड को डोमिनेट कर दिया, उसको उस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो इससे क्या होगा, दूसरे वीड की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वीड फ्लोरा शिफ्ट कब होता है, किसी फील्ड में वीड की प्रॉब्लम कब बढ़ती है, दूसरे वीड की प्रॉब्लम कब बढ़ती है, तो जब हम नैरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड में डिफरेंस। ठीक है, तो इसको याद रखना है, जितना हमने बता दिया है उससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। अगर आपको फुल कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो एक चलती है बिना पीपीटी वाली क्लास, इसमें हम टॉपिक वाइज चीजें कराते हैं, जो कि एवरी ट्यूसडे और थर्सडे एंड सैटरडे को सुबह 9 बजे होती है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे। इसको मैं ही पढ़ाता हूँ, इसकी लेंथ जो है वो 1 आवर है, 1 घंटे हम पढ़ाते हैं। थ्योरी वाली क्लास है, इसको आप आराम से देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन XYZ कोई भी। चलिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।